गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं मोहन साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 2 एवं सेमेस्टर 3 के दोनों ही सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। सेमेस्टर 2 में यह CC 3 के लिए और UG सेमेस्टर 3 में DSC 1B और GE 2 के छात्रों के लिए यह समान रूप से लाभदायक होगा। इस वीडियो में हम विभिन्न सल्तनत का स्थापत्य कला के विभिन्न चरणों को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसकी भूमिका में बात करेंगे, वे इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में। तत्पश्चात भारतीय स्थापत्य शैली, भारतीय इस्लामी स्थापत्य शैली में अंतर, हिंदू मुस्लिम शैली का उद्भव और सल्तनत कालीन स्थापत्य के विकास के विभिन्न चरण। इसमें 3 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, और अंत में निष्कर्ष। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करें भूमिका की। तो इस सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का प्रारंभ 1210 ईस्वी में दिल्ली पर तुर्कों के अधिकार से प्रारंभ हुआ। तुर्कों ने 1210 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। बाद के कालों में यहाँ अफगान शासकों का प्रभाव बना रहा। इन सभी शासकों ने या सल्तनत कालीन शासकों ने अपने तलवार के बल पर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह था स्थापत्य कला के क्षेत्र में। विभिन्न शासकों ने इस अवधि में कई प्रसिद्ध भवनों का निर्माण करवाया। उन्होंने समस्त राज्य में अनेक नए नगरों की नींव रखी, जो शीघ्र ही व्यापार एवं वाणिज्य के उन्नतिशील केंद्र बन गए। उन्होंने शाही महलों, दुर्गों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, मठों, सरायों एवं मकबरों का निर्माण करवाया। निश्चित रूप से दिल्ली के सुल्तानों ने मध्यकाल के प्रारंभ में सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति के संदर्भ में वास्तुशिल्प के क्षेत्र में महत्तम योगदान दिया। उन्होंने अपने भवन निर्माण गतिविधियों से भारतीय मुस्लिम वास्तुकला के रूप में विख्यात नई शैली को विकसित किया। दो विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के मिश्रण से जिस नई संस्कृति का उदय हुआ एवं विकास हुआ, उसने भारतीय वास्तुकला को एक नया आयाम प्रदान किया। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं इस्लामी स्थापत्य शैली की, यानी तुर्कों के भारत आने से पूर्व जो इस्लामिक स्थापत्य शैली चल रही थी उसके बारे में। तो इसका प्रारंभ होता है 7वीं शताब्दी में, जब अरब में इस्लाम का उदय हुआ और इसके पश्चात यह इस्लाम यूरोप और एशिया के अन्य देशों में विस्तारित हुआ। इस क्रम में इस्लाम का संपर्क विभिन्न देशों से हुआ, उनकी संस्कृतियों से हुआ। इस कारण अरब की संस्कृति थी, इस्लाम की संस्कृति थी, उसमें कई सम्मिश्रण देखे गए और इसी सम्मिश्रण के प्रभाव से एक मुस्लिम स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जिसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे मेहराबों तथा गुंबदों का प्रयोग, भवन की छत का विशिष्ट रूप, मीनारों का निर्माण, अत्यधिक सादगी होना, अलंकरण के सुलेखन या ज्यामितीय डिजाइनों का प्रचलन। भारत में इस्लामी शासन की स्थापना तुर्कों द्वारा की गई थी, जो मध्य एशिया से संबंध रखते थे और मध्य एशिया में जो स्थापत्य कला स्थापित हुई थी या जो स्थापत्य कला चल रही थी, वह कला तुर्कों के साथ भारत पहुंची। मध्य एशिया में जो स्थापत्य कला विकसित हुई थी उसे सारसैनिक या इस्लामी कला कहा गया।
इस सार्वजनिक स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं थी, जैसे मेहराब, गुंबद, मीनारें और डाटदार मेहराबी छतें। इस शैली में खाली स्थानों को भरने के लिए असाधारण चक्रवत आकारों, गुंबद, मेहराब आदि का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय स्थापत्य शैली की। जैसा कि पहले कहा गया, 1210 ईस्वी तक तुर्कों का भारत में प्रवेश हो चुका था और वे यहाँ साम्राज्य स्थापित करने में लग चुके थे। मगर तुर्कों के आगमन से पूर्व भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी तक भारतीय स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ था। वह अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका था। इसमें कई संस्कृतियाँ भी समाहित हुई, जिसके कारण इसके स्वरूप में परिवर्तन भी आया। और मध्यकाल तक भारत में जिस स्थापत्य शैली का प्रचलन था या विकास हो चुका था, विद्वानों ने उसे शातिरी स्थापत्य शैली का नाम दिया है, उसे कहा है। इस शैली की कुछ विशेषताएं थी, जैसे पटी हुई छतें, आगे निकले हुए ब्रैकेट, शिखर घोड़ियों पर आधारित मेहराब, चौड़ी छज्जे और छोटे छोटे वर्गाकार स्तंभ। दूसरे शब्दों में इसकी मुख्य विशेषता आड़ी व खड़ी रेखाएं थी, जो कि स्तंभों पर कोष्ठकों की सहायता से कड़ियां रखकर बनाई जाती थी। इस शैली में अलंकरण के लिए मानव आकृतियां, पशु पक्षी, पुष्प, पल्लव आदि का अंकन किया जाता था। इस शैली के आधार पर तत्कालीन समय में कई भवनों का निर्माण किया गया, जिसका प्रभाव प्रारंभिक तुर्क स्थापत्य शैली पर पड़ा, जिसके कारण एक नई स्थापत्य शैली का उदय हुआ। अब हम लोग देखते हैं दोनों स्थापत्य शैली में विभिन्नताएं, भारतीय स्थापत्य शैली और इस्लामिक स्थापत्य शैली में। तो स्पष्ट रूप से यहाँ कहा जा सकता है कि भारतीय वास्तुकला कड़ी और बंधनी के सामान्य सिद्धांत पर आधारित था, जो किसी भी आयाम के विशाल एवं अव्यवस्थित रूप से फैले हुए भवन परिसर को सहज बनाता था। संकीर्ण स्तंभों एवं बड़े आकार के खंभों, लंबी कड़ियों, सपाट छतों को सहारा देने के लिए टोड़ा बंधनी का निर्माण करके संभव किया जाता था, अर्थात मेहराबों छत की अपेक्षा स्तंभों की पंक्तियां तथा खाली स्थानों को पाटने के लिए लंबी कड़ियों का प्रयोग होता था। अर्थात कहने का है कि दो स्तंभों के मध्य जो स्थान होता था, उस पे एक बीम डाला जाता था और स्तंभ में एक कड़ी बनाकर उस बीम को इस प्रकार स्थापित किया जाता था कि उसे एक मजबूती प्राप्त हो जाती थी और इसी बीम के ऊपर छत का निर्माण किया जाता था। भारतीय स्थापत्य शैली में जो इसकी विशेषता थी, वो थी कड़ी और बंधनी। अर्थात एक कड़ी के रूप में स्तंभों को इस प्रकार बांधा जाता था कि वह एक मजबूती प्राप्त कर लेता था और उसके ऊपर कई प्रकार के भवनों का निर्माण, कई मंजिलों का निर्माण किया जा सकता था। दूसरी ओर इस्लामी शैली चपाकार, धनुषाकार अथवा मेहराबदार थी, जिसने खाली स्थानों को पाटने के लिए मेहराबों और मेहराबी छतों का प्रयोग किया और सपाट छतों के स्थान पर गुंबदों का निर्माण को महत्व दिया। इस प्रकार अलंकरण में अंतर देखने को मिलता है, जहाँ भारतीय वास्तुकला में अलंकरण के लिए मानव आकृतियां, पशु पक्षी, पुष्प, पल्लव आदि का प्रयोग किया गया, वहीं इस्लामिक शैली कठोर धार्मिक आदेशों के कारण जीवित प्राणियों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की और अब अरबस्क अथवा ज्यामितीय एवं वनस्पति प्रतिमानों को चित्रित करते हुए लेखन की विविध शैलियों में लेख आदि को स्वीकार किया। हिंदू स्मारकों की विशेषता, शक्ति और ललित के गुणों को मुसलमानों ने स्वीकार किया। यहाँ हम दो प्रकार के शैली को देख सकते हैं। एक है सार्वजनिक इस्लामिक शैली, जो मध्य एशिया में प्रचलित था, जिसे तुर्कों ने अपने साथ भारत लेके आए थे, और दूसरी ओर है हमारा शातिरी स्थापत्य शैली, जो भारत में मध्यकाल में प्रचलित था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि भारतीयों ने जिस शैली का निर्माण किया, उसमें चौकोर दरवाजे थे और स्तंभ के साथ जो कड़ी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये कड़ी बंधनी का एक स्वरूप था। और यहाँ निकले हुए छज्जे आप लोग देख सकते हैं, निकले हुए छज्जे हैं और इसके ऊपर सपाट छत थे, जिसके ऊपर कुछ और आकृतियाँ बनाई गई थी, शिखर जैसे इसका निर्माण किया गया था। बगल वाले में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ शिखर का निर्माण किया गया।
जो सपाट छत होते थे उसके ऊपर शिखर का निर्माण किया जाता था और इस छत को बंधनी और कड़ी और बंधनी के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार स्थापित किया जाता था कि इसके ऊपर अनेक मंजिलों का निर्माण कर पाना संभव होता था। अलंकरण की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है सजावट के लिए। कई सारे और डिजाइन भी हैं, नीचे में आप लोग हाथी वगैरह देख सकते हैं। तो ये तत्कालीन भारत में जो स्थापत्य कला प्रचलित थी उसका एक उदाहरण है। इसी तरह दूसरी ओर हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस्लामिक शैली में निर्मित है, जिसमें जो हम लोग बात कर रहे थे चापाकार धनुषाकार मेहराबों की, तो ये आप लोग ये जो आर्च निर्मित है ये आपका मेहराब हो गया। जो खाली स्थान हम लोग यहाँ देख सकते हैं, खाली स्थान था, उसके स्थान पे यहाँ पर इस्लामिक पद्धति में एक धनुषाकार का निर्माण किया गया और यहाँ मीनारें भी थी। मीनार आप लोग देख सकते हैं, 4 मीनार यहाँ पे दिख रहा है और इसमें कुछ साधारण से अलंकरण के द्वारा से सजाया गया। इसमें अधिकांश जो हम लोग क्षेत्र देख सकते हैं इसमें ये साधारण ही है, इसमें कुछ अधिक चित्रांकन या अलंकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ में पीछे तरफ में कुछ गुंबद सा दिख रहा है जो भारतीय स्थापत्य शैली की तुलना में या उसकी विपरीत अवस्था में यहाँ गुंबद का निर्माण हुआ, जबकि भारतीयों के जो निर्मित होते थे वहाँ सपाट छत होते थे या उनके ऊपर शिखर का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर भारतीय स्थापत्य कला में शिखर दिखता था और इस्लामिक में हमें गुंबद दिखता है। तो ये दो विशिष्ट अंतर थे दोनों स्थापत्य शैली में। हम लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम शैली का विकास किस प्रकार हुआ। तो भारत के तुर्क अफगान शासकों ने भारतीय रूपों और वास्तुकला शैली को अंगीकार करने में कोई प्रतिबंध नहीं की। दो विभिन्न वास्तुकला परंपरा के समन्वय के लिए जो काम उत्तरदायी थे उनमें नियंत्रण कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। हिंदू मुस्लिम शैली के उद्भव होने के कुछ कारण थे, जैसे भारतीय श्रमिकों के द्वारा सल्तनत कालीन भवनों का निर्माण, हिंदू मंदिरों एवं सार्वजनिक भवनों के विनाश एवं विध्वंस से प्राप्त वस्तु सामग्री का प्रयोग, हिंदू स्थापत्य कला का मुस्लिम स्थापत्य में परिवर्तन। अर्थात जब तुर्कों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उन्होंने अपने साम्राज्य को या अपने शासन को एक प्रतिमान स्थापित करने के लिए, प्रतिमान या उदाहरण स्थापित करने के लिए भवनों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। चूँकि तुर्क सैनिक साहसी थे, अब उन्होंने अपने जब वे भारत आए तो उनके साथ कोई भी वास्तु का जानकार नहीं था। इस कारण उन्होंने अपने प्रतिमानों को स्थापित करने के लिए भारतीय वास्तुकारों का प्रयोग किया और उनके द्वारा भवनों का निर्माण कराना प्रारंभ किया। क्योंकि भारतीय जो श्रमिक थे या भारतीय वास्तुकार थे वे भारतीय कला से ही परिचित थे, ना कि तुर्की या इस्लामिक कला से परिचित थे। इसका उन्होंने जो भवन का निर्माण किया उसमें हिंदू स्थापत्य का प्रभाव पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। इसी तरह तुर्कों ने जिस भवनों का निर्माण करवाया या जिसका परिवर्तन किया उनमें अधिकांश हिंदू या जैन मंदिर थे, जिनको तोड़कर उनको मस्जिद का रूप दिया गया। इस कारण उसमें भी हमें हिंदू और इस्लामिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उसके कुछ ढांचे हिंदू ये मंदिरों के थे और कुछ उसमें इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया था। तो इस कारण इन दोनों का सम्मिश्रण यहाँ देखा गया। इसी तरह तुर्क शासकों ने हिंदू स्थापत्य के जो मंदिर वगैरह थे उनको तोड़कर उनके सामग्री का प्रयोग इस्लामिक स्थापत्य के लिए किया। इस कारण उसमें जो सामग्रियाँ थी वो हिंदू सिद्धांतों के अनुसार उनका प्रयोग किया गया था। इस कारण जब उन सामग्रियों का प्रयोग इस्लामिक स्थापत्य के लिए किया गया तो उसमें हिंदू स्थापत्य का प्रभाव स्वाभाविक रूप से स्थापित हुआ। इस कारण जब तुर्कों के द्वारा जो भवनों का निर्माण कराया गया तो उसमें अधिकांशतया हिंदू एवं इस्लामिक शैली का प्रभाव देखा गया और इस तरह से हिंदू इस्लामिक शैली का उद्भव यहाँ से निकलना प्रारंभ हुआ। इन दोनों शैली का समन्वय प्रक्रिया मुगल काल तक चलती रही। फर्गुसन आदि विद्वानों ने इस मिश्रित वास्तुकला को इंडो सार्वजनिक कला कहा है, जबकि जॉन मार्शल ने इस मिश्रित कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा है। उन्होंने
उनके अनुसार इंडो इस्लामिक वास्तुकला ने दोनों स्रोतों से प्रेरणा लेती है। जहाँ तक इंडो सार्वजनिक कला का जो नाम दिया गया है, तो इससे कई विद्वानों ने इस पर अपनी आपत्ति की है और उनके अनुसार सार्वजनिक जो थी ईरानी संस्कृति से प्रभावित थी काफ़ी हद तक, और जबकि तुर्की जब भारत में आए तो उसका एक इस्लामिक स्वरूप स्थापित होने लगा था। तो इस कारण भारत में जो स्थापत्य हुआ तुर्कों के आक्रमण के बाद, तो उसमें हम लोग इस्लामिक तत्वों को देख सकते हैं। इस कारण इसे मिश्रित कला को इंडो इस्लामिक शैली के रूप में देखा गया। इस समन्वित शैली के बारे में डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं कि मुस्लिम कला की सरलता तथा कर्कशता कम होने लगी और साथ ही हिंदू कला की बाहुल्य शक्ति पर भी नियंत्रण लग गया। शिल्प कौशल, अलंकरण की बहुलता तथा सामान्य पुनर्रचना हिंदू रही, किंतु सीधे साधे गुंबद व दीवारें, विशाल आंगन तथा डाटदार छतें मुसलमान की लाई हुई विशेषताएं थीं। इस प्रकार दोनों शैलियों में अंतर होते हुए भी उनमें समन्वय हुआ और समन्वय प्रक्रिया मुगल काल तक चलती रही। इसके फलस्वरूप इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ, जिसमें दोनों शैलियों के गुण यानी एक की मजबूती और दूसरे की सौंदर्य सम्मिलित थी। तो यहाँ सौंदर्य भारतीय स्थापत्य कला का था और जो मजबूती थी वो इस्लामिक शैली की थी। अब हम लोग बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य के विकास के चरण। तो यहाँ पर 3 चरण हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो किस प्रकार से उसमें कुछ परिवर्तन हुए और धीरे धीरे वो वास्तुकला विकसित होती गई। तो सल्तनत काल के 3 चरणों में इंडो इस्लामिक शैली की उन्नति और विकास हुआ। प्रथम चरण में गुलाम और खिलजी वंश के शासकों ने लाहौर, अजमेर और दिल्ली में भवनों का निर्माण करवाया। तुगलक शासकों द्वारा निर्मित 8 भवन दूसरे चरण के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्व से बिल्कुल भिन्न एवं उन्नत है। तुगलक के बाद तैमूर आक्रमण का दिल्ली, सुल्तानों के वास्तुशिल्प विधियों का धक्का लगा, परंतु सैयद एवं लोधी शासकों के काल में भवन निर्माण गतिविधियां जारी रहीं। 7 प्रांतीय क्षेत्र स्तर पर वास्तुकला का स्थानांतरण हुआ। प्रथम चरण में अगर बात करें तो प्रथम चरण हम लोग का 1210 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, जिसमें दास एवं खिलजी वंश की स्थापत्य में इस्लाम की महानता और शक्ति को प्रदर्शित करने की आकांक्षा थी। क्योंकि इस समय सल्तनत काल अपने प्रारंभिक अवस्था में था और तुर्क एक अनजान क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, तो उनके लिए आवश्यक था कि वे अपने स्थापत्य के द्वारा अपनी इस्लाम की महानता को और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो यही महत्वाकांक्षा उनकी स्थापत्य में देखी गई। कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में इसे देखा जा सकता है। इस चरण में निर्मित होने वाले स्थापत्य कुछ विशेषताएं थी, जैसे स्थापत्य विशालता एवं शक्ति का प्रदर्शन, जैसा कि कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार में देखने को मिला। हिंदू कलाकारों द्वारा निर्मित, जैसे पहला कहा गया, अष्टभुजा मीनारों का निर्माण, ये हमें कुतुब मीनार के निर्माण में देखने को मिलता है। हिंदू शैली में स्तंभों का निर्माण एवं गुंबद का सादा अलंकार विहीन होना, जाली व रंग योजना। हिंदू शैली में स्तंभों का निर्माण होने का अर्थ यही है कि इस समय हिंदू मंदिरों का रूप परिवर्तित कर उसे इस्लामी स्थापत्य के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था। इस कारण जो विशेषताएं हिंदू स्थापत्य की थी वो इसमें समाहित थी, इसमें स्वाभाविक रूप से आ चुका था। इसलिए हिंदू शैली में स्तंभों का निर्माण जो पहले निर्मित हो चुके थे वो उसी का प्रयोग तुर्क शासकों ने अपने स्थापत्य के लिए किया। गुंबद का सादा अलंकार विहीन होना, क्योंकि इस्लाम में जीवित जीवों के अलंकरण पर प्रतिबंध लगाया गया था, इस कारण उसमें उतने अधिक अलंकार हमें देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही इसमें जाली और रंग योजना आदि भी देखने को मिलता है। इस चरण में निर्मित होने वाले प्रमुख स्थापत्य हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी, ये इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा था, इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, श्रीनगर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद आदि। तो ये कुछ स्थापत्य के उदाहरण हैं जो प्रथम चरण में निर्मित हुए। द्वितीय चरण में हम लोग आते हैं तुगलक काल में, जो 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी के मध्य चला। तुगलक काल के स्थापत्य में प्रथम चरण के समान उत्कर्ष एवं समृद्धि नहीं पाई जाती है। इस चरण में स्थापत्य में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक समस्याओं की झलक देखने को मिलती है। इस चरण की इमारतों को तराशे हुए पत्थरों के स्थान पर अनगढ़ पत्थरों एवं गारे का प्रयोग किया गया, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का संकेत मिलता है। तुगलक कालीन इमारतों में प्रथम
चरण की सजावट और विलासपूर्ण वैभव के स्थान पर सादगी और गंभीरता को प्रमुखता दी गई। और इस समय डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव लिखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक और उसके उत्तराधिकारी सभी धर्मालु तथा कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। इस कारण स्वाभाविक रूप से वे पुराने शुद्ध इस्लामी शैली को ही पसंद करते थे। फिर तुगलकों की आर्थिक दशा खराब थी, उनके पास अपनी निर्माण योजनाओं को फिजूल खर्ची करने के लिए फालतू धन नहीं था। यानी प्रथम चरण में जिस प्रकार के भवनों का निर्माण हुआ, जो स्थापत्य स्थापित हुए, उनकी तुलना में सल्तनत तुगलक काल में उसमें गिरावट आई। जैसा कि कहा गया कि राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयों ने तुगलक कालीन स्थापत्य पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। और शासकों के द्वारा जिन भवनों का निर्माण कराया गया वे उतने उच्च कोटि के नहीं थे जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ या दास वंश के शासकों के काल में हुआ, विशेषकर इल्तुतमिश के काल में। तो तुगलक कालीन में जो भवन निर्मित हुए उनकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे इमारतों की नींव का गहरा और दीवार का मोटा होना, दीवारों को अनगढ़ पत्थरों से जोड़ना, मेहराब डांटी और स्तंभों का सादा होना, मीनारों का अभाव, अष्टभुजाकार मकबरों का निर्माण, कलात्मक सौंदर्य का अभाव और इस्लामिक शैली का प्रभाव। अर्थात प्रथम चरण में जो उन्नतिशील स्थापत्य सल्तनत के शासकों के द्वारा की गई थी वो तुगलक काल में वो हमें देखने को नहीं मिलती है। इस चरण के प्रमुख स्थापत्य हैं तुगलकाबाद, गयासुद्दीन का मकबरा, जहांपनाह, सतपुल जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया था, 12 खंबा, कोटला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित किया गया, फिरोज शाह का मकबरा, खान जहां तेलंगानी का मकबरा, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कलाम मस्जिद, ये सभी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित की गई। अब बात करते हैं इसके तीसरी चरण की। तो तीसरे चरण में 1398 1526 ईस्वी 1398-99 में अमीर तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ, जिसके कारण भारतीय राजनीति अस्थिरता भारत राजनीति में अस्थिरता का दौर देखने को मिला। इस कारण सुल्तानों की वास्तुशिल्प गतिविधियां आघात पहुंचा, क्योंकि इस समय ऐसा कोई शासक नहीं था जो सुदृढ़तापूर्वक शासन कर सके। और ऐसी स्थिति में स्थापत्य के निर्माण की संभावना उनके द्वारा बहुत ही कम थी। तो फिर भी इस काल में 1414 ईस्वी के बाद सैयद और लोधी शासकों के काल में वास्तुशिल्प गतिविधियों की ओर ध्यान देने का पर्याप्त समय न था और न ही संसाधन थे। तब फिर भी उन शासकों ने स्थापत्य के और अपना ध्यान थोड़ा स्थापत्य स्थापित करने का प्रयास किया। और इस चरण में बनने वाली इमारतों में खिलजी एवं तुगलकों की इमारतों की नकल करने का प्रयास किया गया, जिसमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस चरण में निर्मित होने वाले निम्नलिखित विशेषताएं थी, जैसा गहरी नींव, यानी भवनों को नींव को गहरी किया गया, तहखाना का अभाव, खिलजी कालीन सजावट का असफल नकल और कलात्मकता का अभाव। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जो स्थापत्य कला प्रथम चरण में हुई वो स्थापत्य कला द्वितीय चरण में भी नहीं हुई और तृतीय चरण में भी वह कला हमें देखने को प्राप्त नहीं हुआ। इस चरण में निर्मित होने वाले प्रमुख भवन निम्नलिखित हैं: मुबारक शाह का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा, सिकंदर लोधी का मकबरा, बड़े खां का मकबरा, छोटे खां का मकबरा, शीश गुंबद, शिहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा, दादी का गुंबद और कोली गुंबद। तो ये सभी जो स्थापत्य निर्मित हुए, ये इनमें वे सभी उन सभी विशेषताओं का पूर्ण रूप से अभाव था जो हमें खिलजी कालीन स्थापत्य में देखने को मिलता है। तुगलक काल के बाद सल्तनत का विघटन प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तुकला गतिविधियां भी केंद्रित हुई, प्रांत राजधानियां और क्षेत्रीय राज्यों में स्थानांतरित हुए। इसके परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं के व्यक्ति के साथ अनेक कला शैलियों का विकास हुआ। यानी क्षेत्रीय में अब इसका विकास देखने को मिलता है, जो पूर्ववर्ती कला शैलियों से काफी भिन्न थी। ऐसे क्षेत्रीय राज्यों में बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, पंजाब, बहमनी राज्य सहित हिंदू राज्य जैसे मेवाड़, मारवाड़ और विजयनगर आदि थे। इन्होंने न केवल भारतीय वास्तुशिल्प कला और रूपों को सुरक्षित रखा, अपितु अपूर्व उत्साह के साथ उनका विस्तार भी किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1210 ईस्वी में भारत में तुर्की का शासन स्थापित हुआ और 1526 ईस्वी तक बना रहा। उन्होंने अपने साथ जिस स्थापत्य शैली को भारत में प्रवेश कराया वह भारतीय वास्तुशिल्प कला से मिलकर एक नई कला के रूप में विकसित हुई, जो इंडो इस्लामिक कला के रूप में जानी गई। और इस कला के अंतर्गत इस्लामिक तत्व भी थे और इसमें भारतीय तत्व भी सम्मिलित थे। इस कारण
इस्लामिक शैली और भारतीय शैली के समन्वय से एक नई वास्तुकला शैली विकास हुआ, जिसे विद्वानों के द्वारा इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। इस शैली में इस्लामिक शैली और भारतीय शैली के तत्व समाहित थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन दोनों शैलियों में कुछ ऐसे तत्व भी थे जो इनके सिद्धांतों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, परंतु कालांतर में इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया और एक दूसरे के विभिन्न तत्वों को स्वीकार किया। तो यहाँ कहने के अर्थ यही है कि लगभग 300 साल के शासनकाल में इस सल्तनतकालीन इतिहास में स्थापत्य के क्षेत्र में जो सम्मिश्रण हुआ वह भारतीय भी था और उसमें इस्लामिक तत्व भी सम्मिलित हैं। और इनमें जो स्थापत्य स्थापित किए गए, जो विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया, उनमें दोनों ही तत्वों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो दूसरे शब्दों में यही कहा सकता है कि सल्तनत काल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ उसमें भारतीय कला शैली और इस्लामिक कला शैली दोनों का समान रूप से योगदान था और दोनों ने ही संयुक्त रूप से भारतीय स्थापत्य कला को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो विद्यार्थियों, ये हमारा था सल्तनत कालीन स्थापत्य, जिसके हमने उद्भव और विकास को देखा, उसके प्रभाव को देखा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद करेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।